तो मनी सप्लाई, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि भारत के मार्केट्स में कितना पैसा है। तो लगभग 75,000 बिलियन डॉलर के आसपास भारत की मनी सप्लाई है। अब सर, ये मनी सप्लाई के डेफिनेशन में मैंने एक बात और लिखी, जो मीनिंग में हमने कल लिखी थी, लेकिन शायद ही किसी का ध्यान गया उस बात पे। स्टॉक ऑफ मनी लिखा गया था वहां पर एक वर्ड जिसका नाम था, इट इज अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी। व्हाट इज द स्टॉक ऑफ मनी? तो ये स्टॉक का मतलब वो नहीं है जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा है। ये जब हम बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम को आगे बढ़ेंगे, अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, मनी पढ़ा। जब नेशनल इनकम शुरू करूंगा, जिसके अपने दो यूनिट है, पहला बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम और दूसरा नेशनल इनकम मेथड्स, जो हमने इंडेक्स में लिख रखे हैं चैप्टर के नाम। वहां पर बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम में दो कॉन्सेप्ट आएंगे, उसमें से एक स्टॉक है। क्या है बोलो? स्टॉक। आप मान के चलना, अभी के लिए स्टॉक का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है। कब मेजर होती है? पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसी कोई भी इकोनॉमिक क्वांटिटी जो कि कब मेजर होती है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टॉक। इसका बेस्ट एग्जांपल, मीनिंग इसका अकाउंट्स वाला नहीं है, लेकिन एग्जांपल इसका अकाउंट्स वाला ही। बताओ, ओपनिंग स्टॉक किस दिन होता है बैलेंस शीट में? पहली बात, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग होगा। तो पिछले साल के क्लोजिंग की डेट क्या होती है? 31 मार्च। और इस साल की वापस ओपनिंग डेट क्या होती है? 1 अप्रैल। तो ये टाइम है ना, एक डेट है। 1 अप्रैल और 31 मार्च उस साल की एक डेट है। तो ऐसा क्वांटिटी इकोनॉमिक्स में, वो क्वांटिटी जिसको हम एक डेट पे मेजर करते हैं। कब मेजर करते हैं? एक डेट पर। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च, तो डेट है ना दोनों। इसको स्टॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टॉक। दूसरा एग्जांपल, आज अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ फतेह सागर जाओ और चेक करके आओ आज कितना पानी है। आज कितना पानी मतलब आज डेट क्या है? 24 मार्च। आज आप गए चेक करने, आपने बोला सर 8 फीट 9 फीट पानी उसमें, टोटल 13 फीट का है, गर्मी है, खाली होता है। तो आपने वहां पर एक स्केल दिया, जाके देखना, पाल के उधर एक स्केल है, 13 फीट उसका मेजरमेंट है, उसमें आप चेक करो, नीचे से झुक के, अंदर मत गिर जाना, ठीक है? तो वहां पर आपको एग्जैक्ट पता पड़ेगा कितना स्केल बता रहा है पानी का। मेरे हिसाब से शायद 8 से 8.5 फीट के आसपास है। ठीक है, वो गर्मी में इतना हो रहा है, फिर वापस भरेगा 13 फीट हो जाएगा। तो आज जितना पानी है, आज की डेट पर जितना पानी है, उसको स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वांटिटी जो आप एक डेट पर मेजर करते हो, कब मेजर करते हो? डेट पर। डेट पर लिखने को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं बोलो? पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। समझ में आया? इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, अभी काम करनी है। लेकिन जब नेशनल इनकम आएगा तो आपको स्टॉक और एक और जो कॉन्सेप्ट है वो और उसके क्वेश्चन सारे मैं वहां पर करूंगा। लेकिन यहाँ पर हमने डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा था स्टॉक, जिस पर कल बोलना रह गया था मेरे हिसाब से। तो मैंने आज आपको समझा दिया कि स्टॉक मतलब क्या। वो क्वांटिटी जो कि कब मेजर होती है? एक डेट पे मेजर होती है। उसको इकोनॉमिक्स में कैसे लिखते हैं? स्टॉक इज दैट क्वांटिटी ऑफ मनी। अब मनी सप्लाई डिफाइन कर रहे हैं, तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक। कल मैंने आपको जो दिखाया था वो उस डेट का मनी सप्लाई था। थोड़ा बहुत प्लस माइनस चेंज होता रहता है, क्योंकि मार्केट है। मार्केट में दो चीजें काम करती है, माइक्रो, डिमांड और सप्लाई फॉर मनी। डिमांड और सप्लाई फॉर मनी। वो सप्लाई को रोज बढ़ा भी सकती है। अब शेयर मार्केट कम हुआ, गिर गया, तो कम हो जाएगा। शेयर मार्केट बढ़ गया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अरे इतना तो समझ में आता है कि शेयर मार्केट रोज बढ़ता और घटता है। तो शेयर मार्केट बढ़ेगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। शेयर मार्केट का डाउन होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं कई बार। हर चीज मैं तो लिखवाऊंगा, लेकिन सारे एग्जाम क्वेश्चन लिखे में से ही आएंगे जरूरी नहीं है। हालांकि आज तक जितने पेपर आए वो लिखे में से ही आए, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस कुछ भी लगाओगे ना, दिमाग लगाओगे, तो 100 में से 100 भी आते हैं। वो ऐसे ही दिमाग होता है, क्योंकि वहां मेरे जैसे कई लोग बैठे हैं पेपर बनाने, वो यही बोलते, बताओ शेयर मार्केट बढ़ गया, मनी सप्लाई क्या होगी?
अब यहाँ नोट्स में थोड़ी लिखा है, वो तो दिमाग से चलाना है ना आपको। शेयर मार्केट बढ़ा, मनी पैसा ज्यादा कमाएंगे लोग, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शेयर मार्केट डाउन गया, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। और मनी सप्लाई खुद कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक या फ्लो, स्टॉक। क्यों, क्योंकि एक डेट पे मेजर होता है। बोलो कोई डाउट। अब आता है आपके सामने मनी सप्लाई का फॉर्मूला। मनी सप्लाई इज इक्वल टू M1 मेजरमेंट। अब ये M1 मेजरमेंट क्या है, अभी आप मान लेना M1 इज मनी सप्लाई। M1 का फॉर्मूला इज इक्वल टू मनी सप्लाई। कुछ नाम तो देना ही है ना मनी सप्लाई को, A B B T गामा बीटा गाजा कुछ भी। तो हमने मनी सप्लाई को क्या नाम दिया, M1। मैक्स में तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम रखते थे, यहाँ M1 में डाउट नहीं आना चाहिए। मनी सप्लाई इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस OD। अब बहुत ध्यान से समझना, ये क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किसका, इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अभी क्या है सर, C प्लस DD प्लस OD, दो बार तो आपने रटा दिया। सबसे पहले C का मतलब है करेंसी। क्या मतलब है, जितने देश में, जितने देश में नोट्स और कॉइन्स इशूड है। नोट कितने के इशूड है हमारे पास, 500, 100, 200, 50, 20, 10। अब तो ओल्ड ओल्ड नोट्स है वो, ठीक है। फिर भी पुराने नोट्स अगर देखो तो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के नोट, नोट प्लस कॉइन। कॉइन कितने की इशूड है हमारे पास, अब ये मत कहना 10 पैसे, गया जमाना। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 का भी सिक्का है। यूं तो 10,000 का भी सिक्का है भारत में, स्मृति चिन्ह में 10,000 5,000 के भी सिक्के हैं, लेकिन वो आरबीआई के अपने स्टॉक में, वो मार्केट में इशूड नहीं। उसको कहते हैं सी। क्या बोलते हैं, सी। सी मतलब करेंसी। अगला आता है डिमांड डिपॉजिट्स। क्या आता है बेटा, डिमांड डिपॉजिट। यहाँ बिजनेस का 11वीं का 4th चैप्टर के अकाउंट्स के नाम लिखे हैं आप देखो। सेविंग अकाउंट किसका होता है, सेविंग अकाउंट किसका होता है, छोटे लोगों का। मेरा कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट। महीने का 5,000 आता है, उसमें से 16,000 की EMI जाती है कार की, उतना ही लगभग क्रेडिट कार्ड का बिल जाता है। तो जो भी माइनस में होता है वो मेरी सेविंग है ना। तो उसको सेविंग अकाउंट में रखते हैं गरीब लोग। क्या लगते हैं, सेविंग अकाउंट। माइनस में पैसा नहीं रखते हैं, ठीक है। मैं और फिर कहीं दूसरे से उधार ले लेता हूँ। तो दैट इज सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट, छोटे लोगों का अकाउंट होता है। दूसरा अकाउंट होता है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलो, करंट अकाउंट। वो अकाउंट है जो बिजनेस का होता है, जिसमें ट्रांजैक्शंस की कोई भी लिमिट नहीं होती। आप डे वन से कितने भी लेन देन, मतलब रिसिप्ट और पेमेंट कितना भी कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। और ये नॉर्मली, आजकल तो पर्सन का भी करंट अकाउंट चलता है सोल प्रोप्राइटर के अंदर, लेकिन ये नॉर्मली बड़े लोगों का होता है, कंपनी का होता है, पार्टनरशिप फर्म्स का होता है। इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा, करंट अकाउंट। अकाउंट ही है ना, जाओ पैसा निकाल लो। तो जो भी पैसा निकाल लो, जो जेब में पैसा है वो ऊपर आ गया सी में, और जो अकाउंट में पैसा है, जो आदमी का सेविंग अकाउंट में पैसा है, जो आदमी का करंट अकाउंट में पैसा है, वो डीडी में आ गया। डिमांड डिपॉजिट, इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था। बिकॉज दीज डिपॉजिट्स आर रिपेबल व्हेन डिमांडेड। जब आदमी पर्ची भरेगा, अकाउंट नंबर डालेगा, नीचे लिखेगा मेरे को इतना पैसा चाहिए, नीचे अकाउंट होल्डर अपने साइन करेगा, उसको बैंक के कैशियर को देगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, सील लगाएगा, और आपको उतना पैसा अगर आपके खाते में है तो मिल जाएगा। अदरवाइज वो बोलेगा खाते में पैसा ही नहीं, कम भरो। यस और नो। तो whenever people demand, whenever depositors demand, these deposits can be encashed into money। तो पैसा तो है ही है ना, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, डिमांड डिपॉजिट। उसी तरीके से एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट
एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट व्यक्ति एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, परिवार में बेटी का जन्म हुआ तो पता है बेटी पराया धन है, एक दिन चली जाएगी अपने ससुराल, राइट। तो उसको हमें कुछ पैसा देना है या उसके नाम पे कुछ बढ़िया प्रॉपर्टी रख दो, ठीक है, ताकि कभी ससुराल वाले परेशान करें तो बेटी खुद का बढ़िया होटल वोटल बना के किराए पे देकर आराम से खूब पैसा कमाए। यस और नो? हाँ। तो उसको उसके लिए एफडी करवाते पिताजी। क्या करवाते? एफडी। या शादी के खर्चे के लिए, राइट, बड़ी होगी शादी करनी है, खर्चा होगा, तो आज हुई बेटी, वैसे आजकल तो बेटों के जन्म पे करानी चाहिए, ठीक है, बेटियां फिर भी लायक है। लड़कों के पिताजी को पहले एफडी करा देनी चाहिए कि कल हमको कभी घर से बाहर निकाले तो हमारे पास खुद का पैसा हो। तो ये सारा एफडी का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? एफडी। आज आप पैसा दो, 10 साल 20 साल 25 साल, 10वें या 20वें या 25वें साल, जिस साल की आपने एफडी ली है, उस दिन ब्याज पे ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जीवन में कभी पढ़ा हो मैथ्स में, वो लग करके आपको पैसा लगभग आज 5 लाख लगाओगे, 7-8 साल बाद 10 लाख के आसपास आपको मिलेगा। डबल हो जाता है लगभग। कितना हो जाता है? डबल। फिर आपको और लगाना है, वहां पे लगाओ, फिर उसका डबल मिलेगा। 5 लाख लगाए, 7-8 साल में सरकार उसको 10 लाख कर देती है, और लगाना है 10 के 20 कर देगी, फिर वापस उतने साल और लगेंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? एफडी, इसमें सारा पैसा एक साथ देना पड़ता है। लेकिन व्हाट अबाउट छोटे लोग? क्या हमें अधिकार नहीं है एफडी करने का? है। तो महीने के 2-3 हजार रुपए जोड़ो, 4 हजार 5 हजार जितने बन सके जोड़ो, और उसको आप आरडी में डालो। कहाँ डालो? आरडी। एक फिक्स अमाउंट तक, एक फिक्स टाइम तक डालो, और फिर उसके बाद जब मैच्योरिटी होगी तो आपको जितना पैसा आपने जमा किया है वो विथ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, राइट। इसमें एक फैसिलिटी होती है, आप इसको प्री मैच्योर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्री मैच्योर। मान लीजिए लग रहा था कि ये मंजीत 25 साल में शादी करेगा, तो इसके पिताजी ने 25 साल की एफडी कराई। अब बेटे को आगत है शादी की, तो बेटा 19वें साल में ले आया पिताजी के पास अपनी गर्लफ्रेंड को, ये पापा बस फेरे फेर दो। तो पापा ने बोला बेटा 25 साल में एफडी मैच्योर होगी, तो बन्नी हो जाए जो हो जाए, मैं भाग जाऊंगा बल्ली इसके साथ। तो अब पिताजी क्या करेंगे? 6 साल पहले एफडी को तोड़ेंगे, राइट। उसमें क्या होता है कि अमाउंट फिर लगभग डबल नहीं मिलता, कट के कुछ गवर्नमेंट का रेट्स होती है उतना डिस्काउंट वो कर देंगे, -10% या 20% भी इनको पैसा मिल जाएगा, फिर यू कैन डू मैरिज। मतलब अमाउंट डिपॉजिट फिक्स टाइम के लिए होता है, लेकिन उसको आप प्री मैच्योर करा सकते हो, मतलब डिमांड डिपॉजिट की तरह ही तो है। जब पापा ने डिमांड की 19वें साल, पैसा मिल गया, आया ना। वरना मान लीजिए उसका रिवर्स, 25वें साल एफडी मैच्योर होगी लेकिन प्रिंस को कोई पसंद ही नहीं है, तो प्रिंस कहता है मैं 50 साल में शादी करूंगा, 50th ईयर, तो पापा ने 25 साल और एफडी कर दी। अब 50 साल में इनको 45 साल की कोई आंटी मिल जाएगी, शादी कर लेना। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ एफडी। ये किसका सिस्टम बोलो? एफडी का। इसको डीडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो डीडी। ये सब किस में आता है? डीडी। तो बोलो M1 में C प्लस डीडी समझ में आया सबको? सर ये अदर डिपॉजिट क्या होता है? अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास मेंटेन होते हैं, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होते। आरबीआई के पास पैसा किसका पड़ा है? आरबीआई के पास कई बार वर्ल्ड बैंक, आईडीबीआई, आईडीबीआई इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मैं अभी फुल फॉर्म आपको लिखवा दूंगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक ऐसा बैंक है जो कि भारत में, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो उसमें इंडस्ट्रीज को आज भी आप देखो, उदयपुर में मात्र 2 से 3 कंपनीज हैं, हिंदुस्तान जिंक, सिक्योमीटर्स, ये 2-3 कंपनीज है बस जो जॉब देती है। तो भारत में आज भी इंडस्ट्रियल बेस बनाने की कई शहरों में जरूरत है, तो उसके लिए ये बैंक स्पेशल बनाया गवर्नमेंट ने, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। या एलआईसी, एलआईसी तो सब जानते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, अगर जी गए तो भी पैसा, बीच में चले गए तो आपके जाने के बाद आपकी बीवी या आपके जाने के बाद आपका पति सुखी, दे कैन डू अनदर मैरिज आपके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से।
ताकि जीवन चलता रहे। इसलिए बोला है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अगर रहे तो बीवी के साथ पैसे उड़ाना, नहीं रहे तो बीवी पैसे उड़ाएगी आपके। प्रीमियम तो आप ही भरोगे दोनों के इसमें, आया ना। तो LIC, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का नाम आपने सुना होगा, या वर्ल्ड बैंक का नाम आपने सुना होगा। ये लोग RBI के पास कई फॉरेन करेंसी खुद के पर्पस के लिए रखते हैं। क्यों रखेंगे? कोविड जैसी कोई दूसरी आपदा आ गई, इनके देश को हमको अगर वैक्सीन सप्लाई करनी पड़ी तो फ्री में, हो सकता है फ्री में करें, मोदी जी की इच्छा, हो सकता है पैसे ले लें उनसे। तो पैसे लेंगे तो रुपए में थोड़ी लेंगे, डॉलर में लेंगे। तो ऐसे इमरजेंसीज के लिए RBI के पास ये लोग अपने फंड को रखते हैं। तो है तो पैसा ही ना। RBI इस फंड के अगेंस्ट क्या करता है? बिजनेस करता है बैंक के साथ, राइट। तो दैट इज ऑल्सो मनी। इसको बोलते हैं M1। क्या बोलते हैं? M1। M1 मतलब मनी सप्लाई का प्योर कॉन्सेप्ट यही है, C प्लस DD प्लस OD। बोलो, C का मतलब करेंसी। करेंसी में दोनों लेने हैं कि सिर्फ कॉइन्स लेने हैं? दोनों। दूसरा DD, DD में कितने टाइप के अकाउंट आ गए? सेविंग, करेंट, FD और RD। एंड लास्ट अदर डिपॉजिट, जो कि RBI के पास पड़े हैं। किसके पड़े हैं? IDBI के या वर्ल्ड बैंक के और IMF। कोई डाउट? इसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। तो कल हमने जो 75,000 बिलियन रुपए पढ़ा, वो इन सबको प्लस करके आया है। किन सबको? C प्लस DD प्लस OD। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो कल मैंने आपको नंबर दिखाया था, आज वो नंबर कैसे आया वो सिखा दिया मैंने आपको। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? कॉपी, स्टार्ट। M1 इज इक्वल टू मनी सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। यहाँ पे लिखना M1 के नीचे मनी सप्लाई इज इक्वल टू, मनी सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, OD का मतलब अदर डिपॉजिट। बोलिए कोई डाउट? कॉपी, पूरा कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बोलो सेविंग अकाउंट किसका होता है? इंडिविजुअल। सर यहाँ क्यों नहीं लिखा? कुछ चीजें तो बिजनेस में पढ़ी ना, मैं सब कुछ लिखा दूं, कुछ तो थोड़ा दिमाग भी लगाओ। सेविंग अकाउंट किसका होता है? इंडिविजुअल। करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेस। FD लॉन्ग टर्म, RD शॉर्ट टर्म। FD नॉर्मल आदमी 5 साल या उससे ज्यादा के लिए करता है। RD 2 साल, 3 साल, 5 साल। ठीक है। IDBI का फुल फॉर्म लिख लीजिए। LIC का तो लाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, महान लोगों के लिए मैंने बोल दिया। ठीक है। अब लिखो IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इस अदर डिपॉजिट्स। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? अदर डिपॉजिट्स। कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? समझ में आया अच्छे से? तो अभी आप ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आपसे पूछें व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मनी सप्लाई, तो आप क्या लिखोगे? C प्लस DD प्लस OD। यहाँ तक कोई डाउट? व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई? सुनना,
अब यहाँ पर होता है कंफ्यूजन। अगर एग्जाम में पूछते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई किन किन चीजों से बना है, तो आप क्या लिखोगे? सी प्लस डी डी प्लस ओडी। ठीक है, सी प्लस डी डी प्लस ओडी कब लिखना है? ऊपर लिख दो क्वेश्चन वहां बोर्ड का, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो आपको लिखना है सी प्लस डी डी प्लस ओडी। सी का मतलब बोलो, लिख चुके हैं कॉपी में सब। सी का मतलब करेंसी, डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अरे यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? एक बार तीनों डिपॉजिट्स को देख लो, फिर कोई डाउट हो तो आगे चलेगा। MEA मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मनी सप्लाई एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, तो आप क्या लिखोगे? अभी बताया मैंने आपको, M1। ठीक है, उसके तीन कंपोनेंट आप लिखोगे, सी प्लस डी डी प्लस ओडी। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, क्या पूछा गया? व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें आप सबसे पहले लिखोगे M1। क्या लिखोगे? देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये सिलेबस का पार्ट आज से 4 साल पहले थे, उसके बाद हटा दिए गए, लेकिन हटाने के दूसरे साल ही बोर्ड ने वापस पूछ लिए हटाए हुए टॉपिक। ऐसा 12वीं में तीनों पेपर्स में होता है, अकाउंट्स, बिजनेस और इको। हाँ जी, आपके 26-27 का सिलेबस अभी 1 महीने बाद आएगा वेबसाइट पे, उसमें वही सिलेबस कॉपी करेंगे जो पिछला था, 100% चांस है वही कॉपी करेंगे। लेकिन इको और बिजनेस में कई टॉपिक ऐसे हैं जो हम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ेंगे, जिनका आप सिलेबस मैच करोगे। या ऑनलाइन कई बार बच्चे के दिमाग में कीड़ा होता है घटिया लोगों को देखने का, ठीक है, उनको देखता है वो बोलते सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। लेकिन जब एग्जाम में पेपर आता है ना, तो सच सामने आता है कि हाँ ये सर ने पढ़ाया था और ये पूछ सकते हैं। ऐसा 5-10 नंबर का पेपर इको और 5-10 नंबर का पेपर बिजनेस होता है, एक्सेप्शनल ईयर्स में होता है। ठीक है, इस साल भी ऐसा इको में 2-3 नंबर का हुआ, बिजनेस का जब पेपर होगा तो मैं बता दूंगा। तो कुछ चीजें आपको टीचर एडिशनल पढ़ाएंगे, दोनों, मैं भी और अशोक सर भी। आप सिलेबस से टैली मत करना, है ही नहीं सर सिलेबस में, क्योंकि वहां पर फिर गुस्सा आ जाता है। वहां पर हम छोड़ देंगे, फिर वहां बोर्ड में आ जाए तो आप जानो आपका काम नहीं। ठीक है, तो अब जो ये टॉपिक है पर्टिकुलर मेजर्स ऑफ मनी, ये आज से 4 साल पहले के, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 12th में होती थी। अभी तो 11th में माइक्रो उधर ऐसे कर दिया, तब पहले क्या होता था, माइक्रो भी 12th में होती थी, मैक्रो भी 12th में होती है। आज भी आरबीएससी में माइक्रो मैक्रो दोनों 12th में, राइट। तब ये वहां की बुक का टॉपिक है, और एग्जाम में हटा करके भी पूछा गया टॉपिक है, बोर्ड का पेपर एविडेंस है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो इसके अंदर M1, जो आपने अभी लिखा है कॉपी में, लिखो इसके अंदर देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देयर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। फर्स्ट M1। M1, M1 का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? C प्लस डी डी प्लस ओडी। इस M1 को हम नैरो मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरो मनी। लिख दो फर्स्ट, M1 आपने लिखा, उसका फॉर्मूला आपने लिखा, उसको और क्या बोला जाता है? नैरो मनी, मतलब मनी सप्लाई का नैरो मेजर। सेकंड मेजर मनी सप्लाई का होता है M2। क्या होता है बोलो? M2। सर अब ये क्या है? M1 M2 ऐसे कितने हैं? ऐसे 4 है। कितने बेटा? 4। पहला क्या सिखाया मैंने आपको? M1। M1 का फॉर्मूला C प्लस डी डी प्लस ओडी, इसको नैरो मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नैरो मनी। दूसरा मेजर होता है M2। क्या होता है? M2 में इस M1 को प्लस कर दो, M1 प्लस कुछ चीज आएगी,
अगर मैं M2 इज इक्वल टू M1 लिख देता तो दोनों इक्वल हो जाते। तो M2 थोड़ा और ब्रॉड होता है, M2 थोड़ा मनी सप्लाई का और बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें M1 तो आता ही है, साथ में इसके अंदर आता है, लिखो, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है। बस, कुछ नहीं, फॉर्मूले लिखने हैं। पहली बात तो सिलेबस में है ही नहीं, पर क्यों पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो M1 में आप देखो ऊपर जो डिमांड डिपॉजिट्स आए, इसमें हमने बैंक वाले डिपॉजिट्स लिए। आप देखो जो आपने डिमांड डिपॉजिट वाला पॉइंट लिखा, उसमें आप देखोगे तो हमने ये लाइन लिखी थी, विथ डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक। लेकिन आपको पता है भारत के अंदर आप डाकघर, डाकघर को हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस, क्या कहते हैं बोलो, पोस्ट ऑफिस में भी आप पैसा रख सकते हो। इवन पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप जो अकाउंट रखते हो, सेविंग अकाउंट रखते हो, उसका भी आपको एटीएम कार्ड मिलता है, राइट। तो M2 क्या इंक्लूड करता है, M2 इज M1 प्लस आपके पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट्स। दिस इज द सेकंड मेजर ऑफ मनी। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब थर्ड लिखो, M3, राइट डाउन, थर्ड मेजर ऑफ मनी इज M3। मनी का तीसरा मेजर है सर M3। नाउ व्हाट इज M3? ये रहे सारे। तो आपने M2 में पोस्ट ऑफिस के भी सेविंग अकाउंट को जोड़ दिया। अब आप लिखो मनी सप्लाई का थर्ड मेजर M3। तो अब M3 में क्या इंक्लूड हो जाएगा, M2। M3 इज इक्वल टू M2 प्लस फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, राइट। आप देखो तो हमने ऊपर M2 में डिमांड डिपॉजिट्स लिए किसके, पोस्ट ऑफिस के, उनके एफडी छोड़ दी, तो उनको हमने M3 में ले लिया। क्लियर? अब लास्ट मेजर होता है M4। क्या होता है बोलो? M4 को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं, और इसी को आगे जाकर के आपको क्वेश्चन बैंक जब दूंगा तो इसका एक और नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, हाई पावर्ड मनी। क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा इसका? हाई पावर्ड मनी। इसका फॉर्मूला है हमारा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट मतलब पोस्ट ऑफिस के पास भी कई दूसरे डिपॉजिट्स होंगे। आप देखो सेविंग अकाउंट इधर लिए, फिक्स इधर लिए, पोस्ट ऑफिस के अदर लेने बाकी थे, अरे हाँ यार ना, वो इधर ले लिए। टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये चार M1, M2, M3 और M4 को मिला करके बोलते हैं मेजर्स ऑफ मनी। क्या बोलते हैं बोलो? मेजर्स ऑफ मनी। तो अब थोड़ी टेक्निकल चीजें हो गई हैं आज ज्यादा। कंपोनेंट्स ऑफ मनी पूछे तो क्या लिखोगे? कॉपी में लिखा रखा है, इससे ज्यादा तो और क्या लिखो? एग्जाम बोर्ड का क्वेश्चन लिखा दिया, जो हटा वो भी पूछा, वो भी लिखवा दिया, और तो कुछ है नहीं ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ मनी लिख पूछे तो क्या लिखोगे? सी प्लस डी डी प्लस ओडी। मेजर्स ऑफ मनी पूछे तो क्या लिखोगे? M1, M2, M3 और M4। फर्क क्या है? M1 में डिमांड डिपॉजिट सारे बैंक के है, तो M2 में अपन ने डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के ले लिए। फिर पोस्ट ऑफिस के एफडी छोड़ दी, वो M3 में ले ली हमने, और इधर सारे डिपॉजिट ले लिए पोस्ट ऑफिस के।
अदर डिपॉजिट भी आ गए इसमें। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? दीज आर द मेजर्स ऑफ मनी। आज की क्लास होती है